हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने चैप्टर 9 खाद्य उत्पादनों में वृद्धि की कार्यनीति का पार्ट 1 आपने अच्छे ढंग से देख लिया होगा, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया होगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ है ना आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को चूज नहीं किया गया है, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन को चूज किया गया है और वही क्वेश्चन चूज किया गया है जो आपके एग्जाम में पूर्ण रूप से आने की संभावनाएं हैं, है ना। तो चलिए समय को देखते हुए जो भी बच्चे पहले चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन जो 26 के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 26 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से यानी निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में नहीं होती है। इन चारों में कौन सा ऐसा बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इन चारों में निम्नांकित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होती है। तो याद रखिएगा, मुर्गियों में होने वाले सबसे प्रसिद्ध बीमारी जो है वो रानीखेत है। कौन खेत है? रानीखेत। याद रखिएगा, मुर्गियों में होने वाले बीमारी कौन है? रानीखेत। याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन पशुपालन से संबंधित नहीं है। तो आपको भी पता है बेटा, मधुमक्खी पालन ये भी पशुपालन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन में शहद और मोम दोनों की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को पाला जाता है बड़े पैमाने पर, जिसके मदद से मधुमक्खी पालन के द्वारा शहद और मोम की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब अगला जो है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन का मतलब होता है मुर्गियों का पालन करना। तो मुर्गियों के पालन से दो चीज की प्राप्ति होती है ना, अंडे एवं मांस। तो ये भी जो है पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। मत्स्यिकी, मत्स्यिकी का मतलब होता है मत्स्य पालन, है ना। तो मत्स्य पालन के द्वारा हमें मांस की प्राप्ति आती है। तो चूंकि तीनों जो है आपका पशुपालन के अंतर्गत आते हैं, बट कार्बनिक खेती यानी खेती जो है वो किसानों को द्वारा किया गया है, मानवीय क्रियाकलाप ये है। तो ये आपको पता होगा कि खेती जो है पशुपालन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको अब आंसर पता चल गया होगा, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसका सही जवाब है कार्बनिक खेती। कौन खेती बेटा? कार्बनिक खेती। बहुत ही अच्छा है। आज का जितना भी खेती किया जा रहा है वो कार्बनिक खेती ही आते हैं, क्योंकि खेती जितना भी हो रहा है वो रासायनिक पदार्थों की मदद से, कार्बनिक पदार्थों की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन है। परजीवी गाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो परजीवी गाय को हम लोग रोजी गाय कहते हैं। ठीक है, कौन गाय कहते हैं? रोजी गाय। क्योंकि ये जो रोजी गाय है ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और ये प्रतिदिन केवल 1 से 2 लीटर ही दूध देता है ना। तो रोजी गाय के क्या विशेषता है कि रोजी गाय जो है वो प्रतिदिन 1 से 2 लीटर ही दूध देता है। और रोजी गाय के दूध में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। रोजी गाय के दूध में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है। तो जो बच्चे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आज उनको ऑब्जेक्टिव के मदद से थोड़ा सब्जेक्टिव भी क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, परजीवी गाय का नाम। तो परजीवी गाय का नाम रोजी है, क्योंकि रोजी गाय प्रतिदिन 1 से 2 लीटर ही दूध देते हैं और इनके दूध में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। यह जो दूध होता है ये शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद करता है, जबकि ये दूध जो है विद्यार्थियों के मानसिक विकास में मदद करता है। यानी रोजी गाय का दूध मुख्य रूप से शिशुओं
और विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है ना, तो याद है बेटा, परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन है? रोजी गाय। कभी कभी एग्जाम में आपको दे दे कि रोजी गाय के दूध की विशेषता बतलाएं, तो सीधे बताएंगे रोजी गाय के दूध में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो शिशु एवं विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अब 29 की ओर चलते हैं। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में फाइब्रिन प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन बेटा? फाइब्रिन। याद रखिएगा, सिल्क धागे में फाइब्रिन प्रोटीन होता है, और यह जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो पीले रंग का रेशेदार प्रोटीन है। कौन रंग का? पीले रंग का। याद रखिए बेटा, फाइब्रिन प्रोटीन पीले रंग का कौन प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन है। याद रखिएगा, पीले रंग का रेशेदार प्रोटीन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, है ना। क्वेश्चन कहता है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्रिय बच्चों, सिल्क धागे में फाइब्रिन प्रोटीन होता है, और यह जो है पीले रंग का रेशेदार प्रोटीन होता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा गया और आने की भी संभावनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है बेटा? 30 क्वेश्चन कहता है पीसी कल्चर, जिसको हम लोग कहते हैं मत्स्य पालन, मछली पालन, किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। कहा जाता है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन सबसे पहले जानेंगे किसे कहते हैं, है ना। तो जब, है ना, समुद्र के किसी कोने, नदी, तालाब, पोखरों, झील इत्यादि में मछलियों को मांस की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर पाला जाता है, तो उसे हम कहते हैं मत्स्य पालन। ठीक है ना बेटा, तो मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से संबंधित है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में मछलियों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है, और इससे क्या होता है? इससे जो है बेटा वो अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा अगला? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? रानी मधुमक्खी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से क्या होती है? उत्पन्न होती है, तथा इसका लार्वा खाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है, और इसका लार्वा क्या खाता है? तो इसका जो लार्वा है बेटा वो रॉयल जेली को खाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बच्चे ज्यादातर बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि अगर मधुमक्खी है तो वो शहद ही खाएगा। ये गलत बात है बेटा। ये जो है लार्वा जो है रॉयल जेली को खाता है। और मैं एक चीज बता देता हूं आपको मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी जो है डांस करके, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं बेटा, मधुमक्खी जो है डांस करके अपने प्रजाति को बुलाता है, क्योंकि वो डांस करने के दौरान अपने प्रजाति का पहचान करता है और शहद का निर्माण करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी डांस करके ही, है ना, अपने जो उनके जो भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका पहचान करते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और डांस के द्वारा ही, या तो ये डांस करके या तो पूंछ हिला के अपने सदस्यों का पहचान करते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बेटा? 32 क्वेश्चन क्या कहता है कि कुक्कुट चेचक का कारण है। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन में चेचक यानी मुर्गियों में चेचक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, मुर्गियों में चेचक का कारण है तो वो है वायरस। मुर्गियों में चेचक का कारण क्या है? वायरस, विषाणु। वायरस यानी विषाणु के द्वारा ही मुर्गियों में यानी कुक्कुट में चेचक रोग फैलता है। ठीक है ना, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 क्वेश्चन कहता है दलहनी पौधों की जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आपको ही बेटा तिलहनी हो या दलहनी हो, तिलहनी या दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और यह जो है राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है ना, और साथ ही साथ मिट्टी के संरचना में भी सुधार आता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा।
चाहे वो दलहनी पौधा हो चाहे तिलहनी पौधा हो, दोनों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना। और मृदा की उर्वरता शक्ति के साथ साथ यह मिट्टी के संरचना में सुधार लाते हैं, अर्थात मिट्टी को भुरभुरा भी बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहा। अब आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी बच्चे अभी YouTube वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बच्चे नए हैं जो आपको लगता है कि चैप्टर 9 है और चैप्टर हम सारे पढ़ना चाहते हैं, 1 से लेकर अभी 9 तक स्टार्ट हो चुका है, आगे भी वीडियो अपलोड होगा, तो जो भी बच्चे नए हैं वो पीछे का सारा वीडियो देख लें और उसे नोटबुक पर लिख लें, ताकि आने वाले समय जो एग्जाम का समय है तो आपको उतना समय नहीं मिलेगा यूट्यूब वीडियो देखने का। तो आप सारे बच्चे जो है नोटबुक से देखकर हर एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लें, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए चुना गया बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 क्वेश्चन कहता है उच्च पैदावार मतलब अधिक पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका, है ना। तो आपको भी पता है बेटा सोनालिका और कल्याण सोना ये किसकी किस्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो गेहूं का किस्म है। और याद रखिए बेटा ये जो एग्जाम में है या तो सोनालिका या तो कल्याण सोना, अलग अलग भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये दोनों जो किस्म है वो किसका है? गेहूं का किस्म है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से बताते जा रहे हैं, तो आपको भी अच्छे ढंग से यहाँ स्टडी करना। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को पृथक करने के लिए आवश्यक होता है। इनमें प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए पेक्टिनेज एवं सेल्यूलोज ये दोनों ही प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। प्रोटोप्लास्ट को पृथक करने के लिए किसका आवश्यकता होता है? तो पेक्टिनेज प्रोटीन तथा सेल्यूलोज दोनों का ही, है ना। ये दोनों जो है प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण में मदद करते हैं ना बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के लंबे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके सामने हम हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डील करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके टीवी स्क्रीन पर, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भारत में हरित क्रांति, सबसे पहले जानना बेटा हरित क्रांति, है ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी लोगों के सामने समस्या थी भूखमरी। तो इस भूखमरी से बचने के लिए जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन हैं उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के मदद से इंडिया में हरित क्रांति को लाए। और हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जाया एवं रत्ना किस्म है जो चावल की किस्म है। किसकी किस्म बेटा? चावल की किस्म है। तो याद रखिए हरित क्रांति के आने पर ही भारत में भूखमरी की समस्या कम हुई। और इसको लेकर आने वाले कौन थे? डॉक्टर एम स्वामीनाथन लेके आए थे, है ना। नाथन लेके आए थे, है ना। तो याद रखिए डॉक्टर एम स्वामीनाथन ही हरित क्रांति को भारत में लेकर आए थे और तभी से हमारे सामने भूखमरी की समस्या समाप्त हो गई, है ना। तो रत्ना और जाया ये दोनों किस्म है चावल का, है ना। कोई दिक्कत बेटा? जबकि सोनालिका जो है वो किस्म होता है गेहूं का। बट यहां पर एक क्वेश्चन कहता है रत्ना और जाया, यानी रत्ना और क्या बेटा? जाया किसके किस्म है? तो वो है चावल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में से ताइचुंग किसकी किस्म है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। निम्नलिखित में से 37 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से ताइचुंग किसकी किस्म है? तो ये जो बेटा ये धान की किस्म है जो जिससे बौने किस्म के चावल प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा कौन किस्म के? बौने किस्म के चावल प्राप्त होते हैं। तो ताइचुंग किसकी किस्म है? तो ताइचुंग धान की किस्म है जिससे बौने किस्म के चावल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है?
38 क्या कहता है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ना, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ना, तो है ना कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर कहाँ है भाई, तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना, कोयम्बटूर में जो है आपको गन्ना का संस्थान स्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना कोयम्बटूर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ बेटा, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 39। अभी शायद क्वेश्चन नंबर 39 देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना सारे बच्चों को। जैसा कि मैंने अभी सारे बच्चों को बतला दिया कि कल्याण सोना किसकी किस्म है, सारे बच्चों को पता होगा बेटा कल्याण सोना किसकी किस्म है, तो इसका सही जवाब बेटा गेहूं का प्रोन्नत किस्म, यानी गेहूं का सबसे उन्नत किस्म जो है वो कल्याण सोना है ना। कोई दिक्कत? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी मैंने इससे रिलेटेड ही पीछे वाला क्वेश्चन को डील किया है और फिर एक नया क्वेश्चन आ गया इससे संबंधित। तो इससे संबंधित किसी तरह का क्वेश्चन हो, कल्याण सोना, गेहूं, चावल, जया, रत्ना, किसी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, आपको छोड़ना नहीं है आगामी एग्जाम में, क्योंकि देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछे आपको आंसर उस तरह से ही देना है ना। क्वेश्चन में बेटा 40 क्या कहता है, 40 क्वेश्चन कहता है, अभी मैंने बताया था नॉर्मन बोरलॉग, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के मदद से डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था, है ना, हरित क्रांति का शुरुआत किया था और तभी से भारत में भूखमरी की समस्या क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है, तो वो है हरित क्रांति से संबंधित। और भारत में हरित क्रांति को लेकर कौन आए थे, डॉक्टर एम स्वामीनाथन, किसके मदद से, तो नॉर्मन बोरलॉग की मदद से। ठीक है ना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया और देखिए उस तरह का क्वेश्चन पूछ भी दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बेटा 41 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि जब एक ही नस्ल, याद रखिए आप, एक ही नस्ल का मतलब होता है कि जब गाय का जर्सी किस्म है और जर्सी का जो संकरण होता है वो जर्सी के साथ ही हो, है ना, तो इस तरह के संकरण को ही हम लोग कहते हैं, है ना, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन, है ना। तो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच के प्रजनन को हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या कहते हैं बेटा, अंतः प्रजनन। यानी जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच संकरण हो तो उसको हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन। लेकिन जब दो भिन्न नस्ल के पशुओं के बीच संकरण हो तो उसको कहते हैं बाह्य प्रजनन। कौन प्रजनन बेटा, बाह्य प्रजनन। तो जो बाह्य प्रजनन होती है वो कई पीढ़ियों तक चलती है, जबकि अंतः प्रजनन 4 से 6 पीढ़ियों तक ही चलता है। याद रखिएगा कितने पीढ़ियों तक बेटा, 4 से 6 पीढ़ियों तक ही चलता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब एक ही नस्लों के बीच, है ना, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तो उसे कहते हैं अंतः प्रजनन, और जब दो भिन्न नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य प्रजनन। और बाह्य प्रजनन कई नस्लों तक चलता रहता है ना, जबकि अंतः प्रजनन केवल 4 से 6 पीढ़ियों तक ही चलता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, मधुमक्खी पालन के लिए, है ना, अभी मैंने बताया बेटा मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन 2 चीज के लिए किया जाता है। किसके चीज के लिए सर, तो शहद, है ना, एवं मोम की प्राप्ति के लिए, शहद एवं मोम की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालना तथा उनका उचित देखभाल करना मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है जो हम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों के किस किस किस्म का सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों के किन किस्म को सबसे अधिक पालतू बनाया गया है, तो इसका सही जवाब बेटा एपिस इंडिका। कौन इंडिका बेटा, एपिस इंडिका। किस इंडिका को बेटा, तो एपिस इंडिका को ही सबसे अच्छा किस्म है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है ना, अगर तो एपिस इंडिका करता क्या बेटा, तो अधिक मात्रा में शहद एवं मोम प्रदान करता है ना। तो सबसे अच्छी किस्म मधुमक्खी पालन के लिए कौन है,
एपिस इंडिका, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। चलिए क्वेश्चन में 43 क्या कहता है, 43 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे अधिक दुधारू गाय नस्ल कौन है? विश्व की सबसे अधिक दुधारू नस्ल जो है वो फ्रिशियन है। कौन है बेटा? फ्रिशियन है ना। होल्स्टाइन फ्रिशियन, होल्स्टाइन फ्रिशियन जो है वो सबसे अच्छी दुधारू नस्ल की गाय है। क्यों कहा गया सर? क्योंकि ये एक साल में ये 1 ईयर में, एक साल में ये 33,000 केजी, है ना, 33,000 केजी दूध ये देता है एक साल में। तो याद है बेटा, एक साल में यह कितना केजी? 33 के, है ना, 1000 केजी दूध देता है। कौन बेटा? फ्रिशियन, जो कि बिजनेस के पैमाने पर ये बहुत अच्छा है ना। तो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल की गाय कौन है ना? होल्स्टाइन फ्रिशियन, जो एक साल में 33,000 केजी दूध देता है ना बेटा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव से मतलब, लेकिन ये भी हम बता दिए, कभी सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आप इस तरह के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है बेटा? विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। याद रखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि यहाँ पर बेशकीमती ऊन देने वाला जाहिर सी बात है भेड़ ही होगा, या कश्मीरी भेड़ होगा, या अफगानी भेड़ होगा। ये गलत जवाब है बेटा। कहा जाता है विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाले पश्मीना नस्ल जो है वो है बकरी का, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन सुनिएगा। क्या बेटा? बकरी का, जो लद्दाख के, जो बेटा कहाँ? लद्दाख, जो लद्दाख के, है ना, जो लद्दाख के, है ना, आपका जो एरिया है ना, वो लद्दाख के चांगथांग में ये बकरी पाई जाती है। लद्दाख के चांगथांग में ये बकरी पाई जाती है, जो अधिक मात्रा में आपको ऊन देती है ना बेटा। और इसलिए इसको चांगर के नाम से भी जानते हैं। इस बकरी को कौन नाम से जानते हैं बेटा? चांगर, है ना, चांगर। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं बेटा, रिपीट करते हैं। कहा जाता है कि सबसे बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है, तो वो है बेटा बकरी की, जो लद्दाख के चांगथांग में पाया जाता है। इसलिए चूंकि इसका नाम एक और पड़ गया चांगर, तो बकरी की किस्म का चांगर क्यों नाम पड़ गया बेटा? क्योंकि लद्दाख के चांगथांग में पाया जाता है। ये अधिक मात्रा में सबसे बेशकीमती ऊन देता है। भेड़ के यहाँ पर जिक्र भी नहीं किया हमने, याद है बेटा। विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल किसकी है? बकरी की, जो लद्दाख के चांगथांग में पाई जाती है, इसलिए इस बकरी को चांगर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है पशुओं का वह समूह जो वंश तथा लक्षणों में समान हो, पूर्वजों से संबंधित हो, उसे हम लोग कहते हैं नस्ल। याद है बेटा, पशुओं का वह समूह जो वंश तथा समान लक्षणों सहित एक ही पूर्वज से संबंधित हो, वो कहलाता है क्या बेटा? नस्ल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं बेटा। 46 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन कुक्कुट में होने वाला रोग है ना। कुक्कुट का मतलब होता है बेटा, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गियों में होने वाला रोग। तो देखिए, हमने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बतला दिया है कि मुर्गियों में होने वाले, कुक्कुट का मतलब होता है बेटा मुर्गियों। तो मुर्गियों में होने वाले जो मेन बीमारी है वो है बेटा रानीखेत। कौन खेत बेटा? रानीखेत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाले मुख्य रोग है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से, आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधा, आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? तो कहेंगे पोमेटो। क्या कहेंगे?
पोमेटो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। आलू एवं टमाटर के काइट संकरण से बनने वाले पौधों को क्या कहेंगे? पोमेटो, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं बेटा। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? पशुओं का वह समूह जो बांग तथा लक्षणों में एक ही हो, चूंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको भी पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा? नस्ल। पशुओं का वह समूह जो बांग तथा लक्षणों में एक समान हो, जो पूर्वजों से ही संबंधित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नस्ल, है ना। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? पूषा स्वर्णिम सरसों की, है ना, सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है ना। पूषा स्वर्णिम सरसों के किस्म है, किस रोग के लिए प्रतिरोधक किस्म है? तो बहुत ही अच्छा है बेटा, इसका सही जवाब है श्वेत जंग। श्वेत जंग, जिसको हम लोग कहते हैं सफेद रतुआ, सफेद रतुआ, रतुआ, याद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो पूषा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है? तो श्वेत जंग या श्वेत रतुआ, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 49, और इसके साथ हमारा ये जो है पार्ट 2 समाप्त हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन अंतिम जो है वो बढ़िया देखिएगा। मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना, तो ये जो प्रजाति है बेटा मेहसाना, वो है भैंस की। मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है ना। जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना। मेहसाना किसकी किस्म है? भैंस की किस्म है, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 26 से, है ना, 50 क्वेश्चन आज बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। तो वो बच्चे जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देख सकते हैं आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो बच्चे अब तक नहीं, है ना, पिछले वीडियो भी देख चुके हैं, है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके इर्द गिर्द मित्र हैं उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी आपसे लाभ प्राप्त हो सके, है ना। और हम आपके लिए इतना ही मेहनत करते रहें और इससे ज़्यादा भी मेहनत करते रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महामैराथन क्लास आने वाला है, तो वो जो है महामैराथन क्लास बेटा जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जनवरी से आपका महामैराथन क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले बेटा, ताकि महामैराथन क्लास आपका ना छूटे, क्योंकि ये क्लास जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको आगामी एग्जाम में। महामैराथन क्लास में जो भी बताएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जो भी बच्चे अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। तो चलिए हमारे वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।